तो ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 13 एग्जांपल है, दिस एग्जांपल टॉक्स अबाउट कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आई होप ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं एंड इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस, इट गिव्स अस अ क्लियर आइडिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होता है। सो इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या दो प्रोटॉन्स लिखा हुआ है इसमें, हाँ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड देन टू प्रोटॉन्स। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इट इज 10 पावर 39। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 पावर 40 टाइम्स होती है, तो ये आपको आइडिया देता है 10 पावर 39 इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देन इफ यू कंसीडर टू प्रोटॉन्स इट कम्स आउट टू बी 10 पावर 36। याद रखो इसको, मेरे साथ साथ याद कर लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो 10 पावर 39 और दो प्रोटॉन्स हैं, राइट, तो इन दैट केस इट कम्स आउट टू बी 10 पावर 36। फाइन। और जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में कहता है एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 पावर -10, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो डिवाइड बाय मास कर दो, दैट गिव्स यू द एक्सेलरेशन। इजीली आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट था उसमें था ऐसा क्वेश्चन शायद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, 10 पावर 39 आंसर आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट सी, देयर आर टू स्फीयर्स, राइट, दोनों के बीच में कुछ फोर्स है, फिर थर्ड स्फीयर लेके आते हैं, पहले ए से टच किया, फिर बी से टच किया, फिर उनके बीच की सेपरेशन को हाफ भी कर दिया, व्हाट हैपेंस टू बी फोर्स। तो ये सब आप आराम से कर सकते हैं, जानते हैं। देन क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, तीनों कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, सेंट्रोइड के ऊपर एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, फोर्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट ये देखिए, तीन चार्जेस हैं जिनमें से दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फोर्स निकालनी थी, है ना। अगर मतलब एक चार्ज के ऊपर दोनों फोर्सेस के बीच में 60 डिग्री का एंगल आ रहा था, एक जगह 120 का, इफ यू रिमेंबर, तो उसको लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड के कांसेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांसेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, राइट। हम कहते हैं कि एक चार्ज पहले अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। ऐसे ही बच्चों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मान लो एक चार्ज स्टेशनरी है, दूसरा चार्ज मूविंग है, तो जब ये मूविंग चार्ज कंसीडर करोगे तो इसकी वजह से यहाँ पर इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स में चेंज ऑब्जर्व होगा उसमें कुछ टाइम लगता है। क्या कारण है, ये जब चार्ज मूव करेगा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग आएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है वो स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग होती है, तो इसके मोशन से कुछ फाइनाइट टाइम के बाद यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी, जिसकी वजह से फोर्स कुछ टाइम के बाद ही चेंज्ड दिखाई देगी। सो ये सब लिखवाया हुआ है मैंने आप लोगों को। देन कम्स दिस काइंड ऑफ एन एग्जांपल, देखें, जिसमें अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है। इसमें दो पार्टिकल्स कंसिडर किए गए हैं, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन, एक जगह पे प्रोटॉन। आप सब जानते हो अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई, और एक्सेलरेशन हो जाएगा QE बाय m, ठीक है ना। मैं इतना मानता हूँ, इतना तो मैं आप लोगों को प्रश्न का भी करवा चुका हूँ, कोऑपरेट कर सकती हूँ। E बाय m बन जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। वंश देवगन, नंदेश, क्रिश, राइट, उधर से खुशी, प्रकृति, आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। अब इसमें ये मास इलेक्ट्रॉन का है या प्रोटॉन का है, मेक्स अ ह्यूज चेंज। तो कल भी शायद एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें आपको बताया था वो रेशियो कैसे लेते हैं, तो उसी टाइप से ए निकल जाएगा। आप देखोगे वो जो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के काफी क्लोज चलते हैं, तो ये एग्जांपल आप आसानी से कर सकते हैं, बट ये सब पूरे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ऐसे एग्जांपल 1.9 है, ये भी मत छोड़ना, कंप्लीट करना जरूर। देन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज बीन एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली, जितने भी डायग्राम्स बनवाए हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, लाइक चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनलाइक चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, सब आपको अच्छे से आने चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती है वो भी क्लियर होना चाहिए। फिर डायपोल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, शॉर्ट डायपोल, जनरल पॉइंट फॉर द डायपोल, राइट, और इसके एग्जांपल्स ये भी जरूर कर लेना। अब ध्यान दें, जब इसका सोल्ड एग्जांपल आप करेंगे ना,
तो सोल्ड एग्जांपल के अंदर इन्होंने क्लियरली क्या किया हुआ है, दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन 5 mm ली हुई है, राइट, और पॉइंट जिसके ऊपर फील्ड फाइंड करनी है उसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर लियो। तो 15 सेंटीमीटर और 5 mm, 15 सेंटीमीटर हो गया 150 mm। तो आपके पास 150 रुपए, तो 5 रुपए तो किसी को दे ही दोगे ना, तो शॉर्ट डायपोल कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर ये 5 सेंटीमीटर होता, मतलब डायपोल के की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होगी और पॉइंट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर होता, तो मैं शॉर्ट डायपोल कंसीडर नहीं कर सकता। ये आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। फिर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको करवा दिया, गॉस थ्योरम करवा दी। गॉस थ्योरम का सोल्ड एग्जांपल नंबर 11 है, पेज नंबर 35, सोल्ड एग्जांपल 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जरा, व्हाट इज दिस क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज अ क्यूब, ध्यान दें, क्यूब है, ये बन गई एक्स एक्सिस, ये बन गई वाई एक्सिस, और ये बन गई जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज गिवन बाय E is equal to, अब इसमें वैल्यू गिवन है अल्फा, अल्फा इज 800, इट इज 800 अंडर रूट एक्स इन आई कैप। ध्यान दें, E is equal to 800 रूट एक्स आई कैप, ये गिवन है, ये साइड ए है, और डियर ओरिजिन ना कुछ यहाँ पर है, ये डायरेक्शन तो बना दी मैंने, लेकिन ओरिजिन यहाँ पर, ओरिजिन से इसका खुद का डिस्टेंस ए है, क्लियर। ये जो फर्स्ट फेस है, ये फेस ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है ऑलरेडी, और साइड भी ए है। अब ये बताता है कि ए की वैल्यू 0.1 मीटर, a is equal to 0.1 meter. So this is what we have in the question. Now they say find the total electric flux linked with the cube. So I hope every one of us knows electric field is in positive x direction. तो इस वाले फेस में जो ये बना रहे हैं, इस फेस पे n कैप पीछे की तरफ बनेगा, n कैप पीछे की तरफ बनेगा तो cos 180 यूज होगा, नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट फेस का फ्लक्स निकालेंगे phi1, that will be equal to electric field into area। मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 into एरिया कितना, a स्क्वायर, फेस का एरिया a स्क्वायर बन जाएगा, into cos ऑफ 180। जिसको ये चीज क्लियर ना हुई हो काइंडली रेज हैंड। आप सब जानते हैं फ्लक्स E A cos थीटा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट्स है, नॉर्मल आउटवर्ड्स है, एंगल 180 हो गया। अब E1 कैसे लिखी जाए, यहां से देखिए जरा, 800 रूट x, x की वैल्यू खुद कितनी है a, फर्स्ट फेस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही तो x बनेगा ना, x बन गया a के इक्वल, तो a की पावर 1/2, देखना a की पावर 1/2 और साथ में a स्क्वायर, cos 180 is minus, तो माइनस, so it actually becomes minus of 800 a raised to the power, देखना ध्यान से, 1/2 plus 2 5/2, 5/2, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 800, a की वैल्यू कितनी है 0.1, सो 0.1 का मतलब है 10 पावर माइनस 1 की पावर 5/2, ये बेसिकली आपको सॉल्व करना। ये हो गया 5/1, इतने कोई बताएगा फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एनीवन इन द क्लास? न्यूटन मीटर पर कूलम, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही आप इस स्पेस के लिए phi2 फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से, ये फेस के लिए phi2, तो phi2 becomes equal to what, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बन जाएगी, E2 into एरिया, और इस बार नॉर्मल बाहर की तरफ है तो cos 0, तो देखते हैं E2 कितना बन गया, इट इज 800। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ तक यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 8 + 8 2a बन जाए, तो इट इज 800 into 2a raised to the power 1/2, ये तो बन गया E2 और साथ में a स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो a स्क्वायर ही है ना, cos 0 is 1, तो इसे सॉल्व करोगे तो भाई 800 एज इट इज, यहाँ से √2 बाहर निकला, और फिर वही 0.1 यानी 10 पावर माइनस 1 की पावर 5/2, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
तो ये बन गया भाई फ्लक्स लिंक विद फर्स्ट सरफेस, ये बन गया फ्लक्स लिंक विद सेकंड सरफेस। और किसी भी सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक नहीं है, कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ऑल दी फोर फेसेस, रेस्ट फोर फेसेस। So my dear, total flux is phi1 plus phi2. So total flux is phi1 plus phi2. This is what we need to do. अब देखें यहाँ पे phi1 नेगेटिव है, phi2 पॉजिटिव, तो इसमें एक कॉमन क्या जा रहा है, 800 कॉमन जा रहा है, 800 कॉमन, साथ में ये 10 का -1 π/2, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके बताएगा कोई मुझे? सर नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड तो देखो कर ही रहा हूँ, अगर किसी की नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो वो फिर से ट्राई करके ज्वाइन इन करे, नो वरी, ठीक है ना। कोई मुझे बताए जरा ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 1/10 है, उसकी पावर 5/2 है, 1/10 पावर 5/2, ये बन जाएगा 1/100√10। विल इट बी? देखो ध्यान से, 1/10 पावर 5, 10 पावर 5 हो गया, उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, 10 पावर 4 into 10, इसे लिख सकते हैं 1/10 पावर 4 into 10, राइट, और उसकी पावर होगी 1/2, तो 10 पावर 4 से 100 बन गया और ये बन गया √10। अब तो सॉल्व कर सकते हो इसे, तो ये चीज कॉमन आ जाएगी, 1/100 बाहर निकला और √10, साथ में क्या देखो √2 माइनस, राइट, 100 is gone, 8/√10, तो मैं लिख सकता हूं 0.8√10, रेशनलाइज कर दिया मैंने, 0.8√10, √10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, √2 होता है 1.414, 1.414 माइनस 1, और √10 कितना होता है बताए कोई? √10 कितना होता है? एनीवन? ये मैंने आपको बोला हुआ है, हाँ दोबारा से बोलो एक बार। 3.1, या अप्रोक्सीमेटली 3.1 यूज कर देता हूँ, तो 0.8 into 3.1, आप जानते हैं 3 3 9 होता है, तो 9 के वेरी क्लोज, तो 3.1 √0.41, so this is to be solved, इसे सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हैं। तो जिसको तो क्लियर हो गया बहुत बढ़िया, पूरा सॉल्व कर लो, जिसको नहीं हुआ मेरे साथ दोबारा एक बार ध्यान से देखो। तो you have done this kind of questions earlier as well, but there is a slight difference. What is the difference? Electric field is not constant here. They have defined electric field in terms of x. अब फर्स्ट फेज के ऊपर x की वैल्यू a है, सेकंड फेज के ऊपर x की वैल्यू 2a, तो बस ठीक है, तो जहां पे आपने a यूज किया वहां पर आपको रिजल्ट मिला, 2a यूज किया तो रिजल्ट इज दिस, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। फिर इधर चलते हैं, दोनों फ्लक्स को ऐड किया, यहाँ √2 - 1 आ गया, सॉल्व करके दिस इज। अब नॉर्मली इन क्वेश्चंस में पता है क्या पूछते हैं, फ्लक्स भी फाइंड करो फिर बताओ चार्ज कितना इंक्लूड है। तो भाई गॉस थ्योरम कहती है कि अगर क्लोज सरफेस पे कुछ फ्लक्स बना है तो दैट मींस सम चार्ज इज डेफिनेटली इंक्लूड। इफ द फ्लक्स इज इनवर्स देन द चार्ज वुड बी नेगेटिव, इफ द फ्लक्स इज आउटवर्ड चार्ज वुड बी पॉजिटिव। आप जानते हैं इस बात को, तो ये आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर कोई चार्ज पूछे तो क्या करें, दिस फ्लक्स शुड बी इक्वल टू q/ε0, तो डियर q/ε0 इज इक्वल टू ये वैल्यू है, तो q becomes equal to, आई होप ε0 की वैल्यू भी आपको याद है, 8.85 10 power -12, याद करो मेरे साथ साथ, भूलना नहीं है, 8.85 10 power -12, तो 8.85 10 power -12 और मल्टीप्लाइड बाय ये रूल, दैट विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज इन कूलर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो मैं फिर बताता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सर a की पावर 5/2 कैसे आया ये बताने दो। क्या चीज कह रहे हो आप? a की पावर 5/2, यस ये e जो है वो 800√x है, तो फर्स्ट फेज पे x की वैल्यू बन गई a, यहां से डिस्टेंस है a, तो इसलिए e1 को मैंने लिखा 800√a यानी a पावर 1/2। साथ में आपको एरिया लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू एरिया, एरिया के लिए a स्क्वायर आ गया, देखो a into a, ये a स्क्वायर बन गया, तो a पावर 2 है और a पावर 1/2, 2 + 1/2 बन गया 5, इसलिए अब क्लियर है? यस सर। ठीक है सर ये 5 1 + 5 5 2 से बताना एक बार सर।
क्या बेटा दोबारा बोलो। सर ये दोनों का एडिशन से बताना है, मतलब ये 5 = 5 5 1 प्लस 1 प्लस 5 में क्या हुआ, ये वाली वैल्यू आप देख सकते हो -800 into 10 power minus 5/2 बन चुकी है। ऐसे यहाँ देखोगे तो 800√2 और 10 power minus 5/2, दोनों को ऐड करना है तो भाई ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों में 800 कॉमन है, 800 बाहर निकाल दिया, साथ में √2 - 1 आ गया, नेगेटिव है, √2 - 1, और मैंने फिर ना इसको अलग से सॉल्व करके दिखा दिया। 10 को -1 का मतलब 1/10, 1/10 की पावर 5/2, तो लिख दिया देखो 10 पावर 5 का मतलब था 10 पावर 4 into 10, ये बन गया ना 10 पावर 5, और फिर इसकी पावर 1/2 यानी √2, तो इसे सॉल्व किया 10 पावर 4 से 100 मिल गया और ये बन गया √10। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या था 10 पावर 2 √10, तो उसे मैंने यहाँ लिख दिया 10 पावर 2 √10, तो 100 कैंसिल आउट हो गया। अब √10 को रेशनलाइज कर दिया, √10/√10, तो √10 ऊपर लेंगे तो नीचे 10 काउंट होगा, 8/10 इज 0.8 और यहाँ पे 0.41। अब हुआ क्लियर? तो ये तो मैं खुद ये भी चाहूंगा कि आप यहाँ से ना मुझसे सिर्फ एक चीज सीखें कि ये कैसे सॉल्व किया, ये वाला पार्ट 10 पावर -1 पावर 5/2 कैसे सॉल्व किया। अगर वो क्लियर है तो बाकी तो आपको खुद करना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है 12th को मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। याद करो सिलेंडर वाला एक क्वेश्चन किया था जिसमें बीच में ओरिजिन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी थी और इधर भी थी, है ना, ट्वाइस ऑफ E करके हमने सॉल्व किया था। कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब गॉस थ्योरम का इसमें एक आखिरी क्वेश्चन है 13th एग्जांपल, वो मैं करवाता हूँ आपको। अब मुझे ये बताइए कि जो पार्ट हमने कल अंडरस्टैंड किया था उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? स्फेरिकल बॉडी, मैं एक बार क्विकली रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, रिवाइज करता हूँ दोबारा से। अगर हम स्फेरिकल बॉडी कंसीडर करते हैं तो हर किसी के माइंड में आना चाहिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तो, याद रखना अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप सारे चार्ज को सेंटर पे कंसीडर नहीं करेंगे। चार्ज को सेंटर के ऊपर तभी कंसीडर किया जा सकता है जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। जैसे ये हमने शेल बना दी, शेल मतलब अंदर से खाली, सारा चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे सारा चार्ज कहाँ आ गया, सेंटर के ऊपर, यहीं पे क्यू का, तो KQ/R²। ऐसे में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, 0। तो याद करो इसका ग्राफ हमने बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R अप टू सरफेस जहां पर रेडियस R लिख रहा हूं, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है 0, फिर मैक्सिमम दिखाते हैं और फिर डिक्रीज करते हैं। ये किसके लिए था? आप शेल भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब अंदर चार्ज नहीं है, या फिर एक कंडक्टिंग स्फीयर भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको करवाया था नॉन कंडक्टिंग। वैसे देखा जाए तो नॉन कंडक्टिंग में एप्सिलॉन R का फैक्टर भी आना चाहिए, तो मैं वो आपको एक बार पूरा डिस्कस कर देता हूँ। क्यों चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस है R, तो अगर मैं आउटसाइड पॉइंट कंसीडर करता हूं तो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे सारा चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है, लेकिन याद रहे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक स्फीयर लेके आए, उसके ऊपर एक और स्फीयर बना दिया, उसके ऊपर एक और स्फीयर बना दिया, ऐसे करके स्फीयर बना दिया। सो दैट इज इट। ठीक है, अब इसमें ये डिस्टेंस बन गया R, सारा चार्ज यहाँ बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, KQ/R²। दैट्स इट, KQ/R²। अगर हम अंदर कहीं पर कंसीडर करते हैं तो किसी को याद है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर अंदर कहीं चार्ज हो तो एक्सप्रेशन क्या बनता है, KQ/R/RQ। मतलब देखो मजाक की बात नहीं है, मुझे ये अच्छे से याद चाहिए, आप सबको ये टिप्स पे याद होना चाहिए, KQ/RQ। क्यों, इतनी सी बात समझनी है कि जब तक आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को कंसीडर कर पा रहे हैं, मतलब जहां तक वो एंड होगा वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ती चली जाएगी। लीनियरली मतलब R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो याद करो इसका ग्राफ कैसा, इसका ग्राफ था E वर्सेस R अप टू सरफेस लीनियरली इंक्रीज करता है। तो ये बात कैसे याद रहेगी, ऐसे तो याद रहेगी, और साथ में समझाया था भाई ये तो पक्का है कि डिनोमिनेटर में तो R² ही होना चाहिए, तो R और R³ होगा तभी तो इफेक्टिवली R² डिनोमिनेटर में काउंट होगा ना, तो ऐसे बनेगा और फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब लास्ट
लास्ट ईयर जो बोर्ड की गाइडलाइंस आई थी उनके अकॉर्डिंग ये पार्ट सीबीएसई से एलिमिनेट हो गया उनके अकॉर्डिंग, बट लगभग सारे स्कूल वाले ये पार्ट स्कूल में भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो करना ही है कंपटीशन वालों को, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में पता है इन्होंने क्या किया है, जो डिलेटेड सिलेबस है ना वो भी डालते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए कि आप अपनी चॉइस से कर सकते। तो इस बात को प्लीज ध्यान से सुन लेना, आपको जो जेई मेंस का या नीट का एग्जाम करने को मिलेगा उसमें जितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आपको उससे ज्यादा क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वो ज्यादा क्वेश्चंस की ऑप्शन इसलिए दी जा रही है कि जो डिलीटेड पार्ट है वो उसको भी उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, रणदीप साहब कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, नो सर। ठीक है बच्चों, तो फ्लैश हो रहा था इसलिए। तो ये दोनों बातें समझ आनी चाहिए, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो ऐसे या शेल है तो ऐसे, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो फिर ऐसे लीनियरली राइज करेगा फिर डिक्रीज। ठीक है बच्चों, नाउ आफ्टर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, अब हम एनसीईआरटी का जो लास्ट एग्जांपल है उसे कर सकते हैं। लेट अस गो थ्रू दिस। जो लास्ट एग्जांपल बहुत ही मजेदार एग्जांपल है, ये कहता है कि एटम में ऐसा मान लो कि सारा पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर पे है और नेगेटिव चार्ज यहां से लेके यहां तक पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे समझ लो, पॉजिटिव चार्ज सारा सेंटर पे पड़ा है और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका एटॉमिक नंबर है Z। तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर पे कितना पॉजिटिव चार्ज है +Zd, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी है -Zd, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कहता है कि टोटल रेडियस कैपिटल R है और आप यहां से R डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने कल किया था विद स्लाइट डिफरेंस। तो आई वुड लाइक कि आप मेरे साथ साथ इसे अटेम्प्ट करना शुरू करें। लिखें एनसीईआरटी एग्जांपल, तो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, एग्जांपल नंबर बता देता हूं 13, और ये रीड करता है an early model of an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Zd surrounded by uniform density of negative charge up to a radius r. The atom as a whole is neutral. For this model, find the what is the electric field at a distance r from the nucleus. तो r हमें दोनों कंसीडर करने हैं, यहाँ भी और वहां भी। ठीक है, आई होप डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। फाइन, तो फिर लिखिए टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर R less than capital R. To find electric field for R less than capital R, यानी अंदर के, ये आप ऐसे बनाना चाहिए। तो हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना, दिस इज आवर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सो आप जानते हैं गॉस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल फ्लक्स आएगा और राइट हैंड साइड में चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो जब r रेडियस का स्फीयर कंसीडर किया है तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, a into 4πr²। अब तो बहुत बार कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट्स व्हाई द फ्लक्स बिकम्स a to 4πr²। दैट्स इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है क्यू एनक्लोज निकालना, मेरे साथ ध्यान से देखिए। जब हम Q एनक्लोज्ड निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए सेंटर पे जो चार्ज है +Zd वो तो आ ही जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, जो सेंटर पे +Zd चार्ज है वो तो इसके अंदर आ ही गया, राइट। उसके बाद बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये नेगेटिव चार्ज है जो कि पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसमें से सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला ही हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं देखना, नेगेटिव चार्ज जो Zd है वो कितने वॉल्यूम में है, 4/3 पाई कैपिटल R। तो देखो क्या बन गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और हमें किस वॉल्यूम में चाहिए, हमें चाहिए 4/3 पाई स्मॉल r। तो इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे दोबारा से और ध्यान से समझेंगे। ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है यहाँ सेंटर पे रखा हुआ +Zd चार्ज तो इसके अंदर है ही, उसके साथ साथ बच्चों जो चार्ज सेंटर से यहाँ तक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था उसका भी कुछ पोर्शन अंदर है।
तो प्लस ZE माइनस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। क्रिश समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम को हमें कंसीडर करना है। तो 4/3 pi is gone. Now what we have here is equal to ZE 1 minus R cube upon R cube. ये बन गया Q enclosed. So ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना पड़ता है। So E into 4 pi R square is equal to ZE into 1 minus R cube upon R cube and divided by epsilon naught. Epsilon naught. ठीक है, माइनस चार्ज के साइन की वजह क्या है, क्या पूछो? जस्ट अ सेकेंड। की वजह से आया है। हाँ सान्या देखो ध्यान से, माइनस चार्ज किसलिए आया हियर? ये चार्ज नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन आया, दैट इज। ठीक है, क्योंकि चार्ज का से देखना ही पड़ेगा ना कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, सो दैट्स द रीजन। अब इसमें ध्यान देना, ये बिल्कुल सही है, इससे आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन व्हाट आई वाज सेइंग समथिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखोगे तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल देखोगे और उसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज होना चाहिए, यानी उसका रिलेटिव परमिटिविटी यूज होना चाहिए। तो आइडियली यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी आना चाहिए, पर अगर कुछ प्रोवाइडेड ना हो तो हम अपनी तरफ से बुला नहीं सकते। इसीलिए समझ के रखें कि हाँ यार, अगर गिवन होगा तो मुझे यहाँ पे साथ में एप्सिलॉन आर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वैक्यूम के लिए है। ठीक है, सो दिस वाज लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, चलो क्या आप ये बात समझ गए कि जब यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप कर चुके हैं क्वेश्चन? जब यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इट बिहेव्स एज इफ होल ऑफ द चार्ज लाइज एट द सेंटर। सारा चार्ज जैसे कि सेंटर पे लाई, तो उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करे जरा। ये एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, इट्स रेडियस इज आर। ठीक है, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर ये इसके सामने सेंटर है, ऐसे है एक रिंग, there's a ring, राइट? इस रिंग की रेडियस भी r और इसका चार्ज स्मॉल q है। Got it? I repeat my question. The radius of this sphere, conducting sphere, is r and has a charge capital Q. इसके सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर एक रिंग पड़ा हुआ है, उस रिंग की रेडियस भी r है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q पड़ा हुआ है। आपको इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है। लिखें, टू कैलकुलेट कूलम फोर्स, to calculate Coulomb force between uniformly charged sphere and ring, uniformly charged sphere and ring। ठीक है, अच्छा ये ध्यान से देख लेना कि रिंग कैसे है। अगर यहाँ पे स्फीयर है, ऐसे स्फीयर पड़ा हुआ है, तो इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर रिंग कैसे है? ऐसे नहीं है, ऐसे। वो मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है, इसको ऐसे करके बनाया, तो यू नो ये एक्सिस है रिंग की, तो मैं ऐसे करके मेंशन भी कर देता हूँ दैट दिस इज एक्सिस ऑफ रिंग। आई होप इतना बताना सफिशिएंट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, लेट्स सी। आप में से कोई सजेशन लेना चाहेगा? हाउ शुड आई अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? एनीवन? Ring of charge and sphere of charge, what should be the way to proceed ahead? क्या रिंग मतलब ये R जो है ये कैपिटल से बहुत बड़ा गिवन नहीं है, तो अपनी तरफ से इनको पॉइंट चार्जेस कंसीडर नहीं कर सकता, हैव नॉट टू बी कंसीडर्ड पॉइंट चार्जेस। लेकिन भले ही पॉइंट चार्ज ना कंसीडर करते हो तो हमें इतना तो पता है यार, स्फीयर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट विल बिहेव एज इफ होल ऑफ द चार्ज लाइज एट द सेंटर। इसका सारा चार्ज इसके सेंटर पे माना जा सकता है,
तो अब रिंग की वजह से एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर याद हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिखिए। चार्ज ऑफ द स्फीयर, चार्ज ऑफ द स्फीयर may be considered at its center. Charge of the sphere may be considered at its center, which lies at axis of ring, which lies at axis of ring. आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, रिंग की एक्सिस पे आ गया इसका सेंटर और सारा चार्ज वहां पे माना जा सकता है। तो जो सॉल्व कर सकते हैं दे शुड डू दिस क्वेश्चन, बाकी मेरे साथ साथ लिखिए। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, किसी को याद है तो बोले, के क्यू x by x square plus r square power 3/2 r square power 3/2। सो ये चीजें मारती हैं। अगर आपको ये याद है तो आप कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। मेरी बात को फिर समझो, आप सिर्फ मेरे कहने से पढ़ोगे ऐसा नहीं है। आपको जो सिलेबस करवा दिया गया उसकी चिंता होनी चाहिए कि वो साथ साथ कवर अप किया जाए। आधे अधूरे मन से आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे, समझिए इस बात को। आप सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, रिंग की वजह से एक्सिस के ऊपर, राइट। जो आपने सब्जेक्टिव टेस्ट दिया था उसके लिए भी किया था आपने इसको याद। तो k q x upon r square plus r square power 3/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू r है, तो k q r upon r square plus r square power 3/2। This becomes the electric field here। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O डैश, O डैश के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है फोर्स कैसे निकलेगी, F is equal to Q into E आ जाएगा, देख सकते हैं, F बन जाएगा Q into E। So the final answer is KQQ R by R square plus R square power 3/2। That's it। अगर ऐसा कहा जाए that small r is much larger than the radius, अगर स्मॉल r से बहुत बड़ा हो जाए तो इनको पॉइंट चार्जेस कंसीडर करके आप सॉल्व कर पाएंगे। यहां से भी सॉल्व करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, उसमें आ जाएगा KQQ by R square। सर वहां स्मॉल q नहीं आना चाहिए, देखो ध्यान से, दिस इज स्मॉल q, दिस इज कैपिटल Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E is equal to KQ R upon R square plus R square power 3/2। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने Q को रखा है, so force is Q into E। That gets it answer। I hope आपको क्लियर है। तो चलिए जो क्वेश्चंस डाउट हो सकते थे वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये तो आप जानते हैं, Q is equal to plus minus any। सेकंड पार्ट है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक चार्ज, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इतने ज्यादा होंगे कि आप उनको अलग अलग यानी डिस्क्रीट फॉर्म में काउंट नहीं कर पाएंगे। तो सॉरी, तो आप बाय डिफॉल्ट बोल देंगे कि ये तो कॉन्टिन्यूअस है। इसका मैंने एक बड़ा रॉ एग्जांपल बनाया है, कोई एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं। मान लीजिए कोई गेहूं के दाने होते हैं, चावल होता है ना, कोई 100 किलो गेहूं या 100 किलो चावल का बड़ी बोरी लेके आया, उस बोरी में से गेहूं निकालने शुरू करें। तो यार अगर 100 दाने हो, 500 दाने हो, 1000 दाने हो तो काउंट कर भी ले। अब जब उसमें से दाने निकलेंगे तो आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो हालांकि वो अलग अलग है, चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग है, मानो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर फिर भी आप उसको कैसा काउंट करोगे, कॉन्टिन्यूअस। सो इतनी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि जब चार्ज ज्यादा होता है तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम सो लार्ज दैट इट हैज टू बी कंसीडर्ड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 2 - 5 2 - 5, देखिए जरा 6 क्वेश्चन के लिए 2 - 5 2 - 5, ये सेंटर आ गया।
अब -5 जितनी जितनी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा उतनी ये -5 इधर लगाएगा। These electric fields become equal and opposite. Similarly, ये 2 इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये 2 इधर प्रोड्यूस करेगा। सो जो डायगोनली ऑपोजिट चार्जेस है they produce equal and opposite field at the center। ठीक है, सेंटर के ऊपर इन दोनों चार्जेस की फील्ड बैलेंस करती है और इन दोनों चार्जेस की फील्ड बैलेंस करती है। सो नेट फोर्स का नेट इलेक्ट्रिक जीरो आ जाएगी, जीरो हो जाएगी सर, जीरो। बिल्कुल हो जाएगी। फिर कहते हैं कि यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखो, तो भाई जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जीरो है वहां पे जो मर्जी चार्ज रखो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F = Q × E। आप जो मर्जी चार्ज रखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली? सर नल पॉइंट। नल पॉइंट। नल पॉइंट बोलते हैं। गुड, वेरी गुड। ठीक है, वंश आप थर्ड क्वेश्चन कह रहे थे, तो बच्चे ये थर्ड क्वेश्चन अभी जो मैंने एग्जांपल करवाया था ना, शायद फोर्थ एग्जांपल था एनसीईआरटी का, एग्जैक्टली वही है। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये चाहता है आप बताएं ke² m1 m2 का इस रेशो की वैल्यू बतानी है, ये इसके डायमेंशंस बताने। तो आप ऐसे देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2, यानी अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लूं या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन कंसीडर कर लूं, ऐसा मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इस क्वेश्चन में MEMP लिखा हुआ है, MEMP। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो दोनों के चार्ज की मैग्नीट्यूड तो E ही है ना, तो इसीलिए फोर्स कितनी आ जाएगी, Ke² R² इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आ जाएगी, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R² वंस अगेन, ये आ जाएगी। अब आप अगर Fe को Fg से डिवाइड कर दें, Fe को Fg से डिवाइड कर दें, देखिए जैसे डिवाइड करोगे तो R² से R² कैंसिल आउट हो जाएगा, R² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा Ke² G MEMP, राइट। तो यहां से हम देख सकते हैं ये किस चीज का रेशो है, फोर्सेस का रेशो। तो भाई फोर्स अपॉन फोर्स तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो जाएगी। सो दिस क्वांटिटी इज कंप्लीटली डायमेंशनलेस। करने के दो तरीके हो सकते थे, एक तो वो जो मैंने करवाया आपको, इन्होंने खुद से लिखा हुआ है कि आपको इनके डायमेंशन फॉर्मूलाज यूज करने हैं, तो आपको K का डायमेंशन फॉर्मूला भी यूज करना है, मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है, F = K Q² R² से सॉल्व करवाया था। तो इसका फॉर्मूला अलग से लिखो, चार्ज का फॉर्मूला AT होता है वो अलग से लिखो, और G m-1 L3 T-2 m-1 L3 T-2 +1 में आपने याद किया था, तो वो लिखो और ये M2 बन जाएगा। उसे सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी डायमेंशनलेस। ठीक है, दिस वाज इट। ठीक है बच्चों, 7th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कॉन्टिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस कर्व क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करती है और नेगेटिव पे एंड करती है। अगर एक चार्ज फ्री स्पेस है तो इतना सा समझना पड़ेगा, इन केस ऑफ चार्ज फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर चार्जेस प्रेजेंट होंगे तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट देखिए बी, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये भी आप जानते हैं, कोई आंसर करेगा, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर? Because at the intersection there will be two directions. बिल्कुल सही है, we get two directions of electric field at the same point which is not possible. Not possible. Right. तो 8th क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं 3 - 3, उनके बीच की सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मिड पॉइंट पे। तो 8th किसी का डाउट है तो हैंड रेज करें, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कोई बात। 8th किसी का डाउट है तो 9th 8th क्रिश का डाउट है, ठीक है क्रिश मैं बताता हूँ आपको, आप स्टेटमेंट रीड कर लो साथ साथ, 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लो, बाकी लोग तब तक थोड़ा सा बियर करें, साथ साथ समझते जाए। देखो 8th क्वेश्चन में एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक 3 - 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इनके बीच की सेपरेशन 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कृष्ण आप देख लीजिए, ये पूछा वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, तो कर सकते हैं हाँ या ना?
हाँ जी क्रिश, यस और नो? हाँ जी सर, हो जाएगी। ठीक है, 3 है, 3 की फील्ड आउटवर्ड्स और -3 है, इसकी फील्ड इनवर्ड्स। तो इतनी सी बात समझनी है कि दोनों की फील्ड राइट में आ जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्केलर फॉर्म में भी निकालोगे तो E1 + E2 निकलेगी। E1 + E2 सॉल्व करना है। फिर ये कहते हैं, अच्छा साथ में आखिरी में बता देना, डायरेक्टली टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अभी कहते हैं नाउ ए नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड? तो अगर आप फोर्स निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होगा Q × E। आप समझ सकते हो, पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती, इस बार नेगेटिव चार्ज है, -1.5 × 10⁻⁻⁹ -9 1.5 नैनो कूलम चार्ज है, नेगेटिव। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो फोर्स कहाँ आ जाएगी? लेफ्ट में। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करो, इस डायरेक्शन को आई कैप बोलो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आई कैप में आ जाएगी, इज इन आई कैप। और यहाँ से चार्ज की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में आ जाएगी? नेगेटिव आई कैप। आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, 9th क्वेश्चन किसी का डाउट है? 10th क्वेश्चन, 11th, 12th, ये सब मैं क्लास में करवा चुका हूं आप लोगों को। 13th, याद करो वो जो स्फीयर्स वाले क्वेश्चंस थे, आइडेंटिकल स्फीयर्स को जब आप टच करेंगे तो द चार्ज गेट्स डिवाइडेड इक्वली, है ना। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन जब भी आता तो मुझे याद आता है y = ½ AD²। देखना ये जैसे है, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है। यहाँ पे चार्ज रिलीज किया, q चार्ज m मास u स्पीड से, और सपोज ऐसे करके टर्न करता है, तो जो डिफ्लेक्शन आएगी, क्या फॉर्मूला पता है? डिफ्लेक्शन y = ½ AT²। और भाई q चार्ज है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स बन गई QE और एक्सीलरेशन बन गया QE/m। तो ये बन जाता है ½ QE/m। एक्सीलरेशन इज QE/m। और t कैसे निकलता है? ये डिस्टेंस मान लो x है, तो t बन जाता है h/u। कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होता वहां पर फोर्स एक्सीलरेशन 0 होने की वजह से यूनिफॉर्म मोशन बनता है। यूनिफॉर्म मोशन में x = ut यूज होता है, तो t बन जाता है h/u। तो ये h/u पुट करेंगे तो h²/u। दैट्स इट। फिर फॉर्मूला आप सबको ऐसे याद होना चाहिए कि यार y = ½ AT², g के प्लेस पे a आ गया और a है QE/m, वो भी याद होना चाहिए, फोर्स अपॉन मास, एंड t is h/u, so h²/u²। It is clear that deflection is directly proportional to charge to mass ratio and it is proportional to h²। ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस थ्योरम का, नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, 15th क्वेश्चन। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। किसी का डाउट है तो बताएं। 15th, 16th, 17th, 18th भी मैंने आपको समझा दिया था कैसे करना है। स्क्वायर सरफेस उसके ऊपर क्यूब बनाएंगे और फिर 1/6 फ्लक्स हो जाएगा। 19th भी गॉसियन सरफेस बेस्ड है, तो गॉसियन सरफेस में क्या करते हैं, आपसे फ्लक्स निकलवाते हैं और फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां से चार्ज निकालने को बोलते हैं। ऐसे ही 20th क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन, 22nd, 23rd, 24th। किसी का कोई डाउट है तो इससे बताएं। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, बोल दीजिए अगर डाउट है तो, अप टू 24। ठीक है, अगर नहीं है तो शाम को मेरे पास पीडीएफ पहुंच जानी चाहिए। और मैं तो बल्कि सजेस्ट करूंगा जिन्होंने करने ये क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोटबुक ही अलग लगा दो, सिर्फ उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25, इट सेज देयर इज एन ऑयल ड्रॉप, इसके ऊपर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। इट इज हेल्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब mg को बैलेंस कर दिया qe। ठीक है ना, हमने न्यूमेरिकल किया था ऐसा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन Yes किया sir. था। Yes sir.
तो आप समझ सकते हैं mg को QE ने, आप देखो कितनी जगह रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट करता है। सो mg और QE बैलेंस करते हैं, QE becomes equal to mg। अब क्योंकि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो ये बन गया 12e, जो चार्ज बन गया Ne होता है ना 12e इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी गिवन है, रेडियस और डेंसिटी के बारे में बात चल रही है, तो ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई pi r r cube वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, density. ठीक है। जिस बच्चे ने थोड़ा सा समझ के किया होगा उसको मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस के अंदर, अच्छा ऑयल ड्रॉप है, इतने चार्ज है, QE फोर्स है, उसने mg को बैलेंस कर दिया। बट साथ साथ एक बात और समझना, क्रिश अतरिश आप ही आंसर कर दो यार, हम चाहते हैं कि फोर्स ऊपर की तरफ लगे जबकि चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, सोचो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी सर। अच्छा देखते हैं, चलो मैं बताता हूँ, आप आंसर करना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अपवर्ड लगेगी कि डाउनवर्ड लगेगी? सर अपवर्ड। अरे तो फिर डाउनवर्ड। बार बार किए जाते हैं तो समझ ही नहीं आया। F इज इक्वल टू, देख ध्यान से, F इज इक्वल टू QE क्या बताता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगी भाई। आगे समझ बात? यस सर। देख ध्यान से आप, क्योंकि जो चार्ज है वो नेगेटिव है और फोर्स पक्का ऊपर चाहिए, फोर्स ऊपर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होनी चाहिए? डाउनवर्ड। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो जिधर फोर्स चाहिए उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखो आप मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर ऑप्शंस में ना डायरेक्शन भी दे रखी हो, भाई इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो फिर गलत कर दोगे, इसलिए इस चीज को नहीं भूलना, ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऊपर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी डाउनवर्ड्स। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। ठीक है बच्चों, इसमें 26 क्वेश्चन देखें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहा है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कौन सी पॉसिबल है कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज पे कन्वर्ज करेंगी, ठीक है, कभी भी पॉजिटिव की तरफ नहीं शो कर सकते, नेगेटिव से आउटवर्ड नहीं शो कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकती और कंडक्टर के सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर हो सकती है, बस यही सारी चीजें हैं। तो आप इसको देखोगे ध्यान से तो आप देख पाओगे कि सिर्फ सी एक ऐसी ऑप्शन दिखाई है इन्होंने जो पॉसिबल है, बाकी सब में कुछ ना कुछ फ्लॉ है, तो जरूर कर लेना, ठीक है। देखिए 27 क्वेश्चन भी मैंने आपको जनरल फॉर्म में करवाया था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितनी फोर्स लगती है, याद है? ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ दिखाई दी और ऐसे डायपोल बनाया था -q +q, इसके ऊपर फोर्स बैकवर्ड, इसके ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्ट क्या आया था? P डेली बाय डेल z, ये क्या था? अगर P डायपोल मोमेंट के डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे जो वेरी करती है तो फोर्स कम्स आउट टू बी P डेली बाय डेल z, ये डायरेक्टली आप होना चाहिए। उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27, आई होप कर लेंगे आप। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, अभी टाइम है ना, मेरे ख्याल आज कंप्लीट हो जाएगी। 28 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है कि एक कंडक्टर शो किया है किसी शेप का और उसके अंदर कैविटी है, राइट? कंडक्टर है और उसके अंदर कैविटी है। अब ये कैविटी, कंडक्टर ए कैविटी और चार्ज Q यहाँ पे रखो, ये कहता है कि शो करो इस कंडक्टर को कुछ भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो इसी आप बताओगे आपने क्या फंडामेंटल यूज किया इसी सिंगुलर? गॉसियन सरफेस लिया था कैविटी के अराउंड। मैं भी वही करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, सही बच्चे ध्यान से देखना। इसके लिए एक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। तो जो लिखना चाहे अपनी कॉपी में लिख सकता है, कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है E इज इक्वल टू 0 इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब देखो आप इसके साथ साथ यहाँ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करो,
दिस इज ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, बस वो क्लोज होना चाहिए। तो बिल्कुल सरफेस के साथ साथ आपने गॉसियन सरफेस बनाया, और बच्चों इस गॉसियन सरफेस में जब फ्लक्स निकालेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। कारण क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं बनाएगी। तो अगर फ्लक्स जीरो है तो गॉस थ्योरम कहती है कि जो फ्लक्स होता है दैट शुड बी q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब फ्लक्स ही जीरो है तो q एनक्लोज भी कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, सो फ्लक्स जीरो, सो q एनक्लोज आल्सो बिकम्स जीरो। अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो कहां गया, इट अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस। तो आप चाहे तो मैं लिखवा सकता हूं आपको, आप हैंड रेज कर दें, डू यू वांट टू राइट इट, यस और नो? सर आ गए समझ, अपना आप लिख लेंगे। लिख लो, कोई बात नहीं, फटाफट से वंश जल्दी से बनाओ, लिखो, शाबाश, बनाओ बनाओ, शाबाश। ये डॉटेड वाला गॉसियन सरफेस, आप चाहे तो इसे अलग से बता सकते हैं, दिस इज गॉसियन सरफेस। अब लिख दो, if we draw a Gaussian surface inside the conductor as shown, if we draw a Gaussian surface inside the conductor as shown, okay, कॉमा डाल के लिखिए, electric flux linked is equal to zero, electric flux linked is equal to zero। नेक्स्ट लाइन में लिखना as E is equal to zero inside conductor, as E is equal to zero inside conductor, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो फ्लक्स नहीं हो सकता, फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फिर आप लिख सकते हैं according to Gauss theorem, phi is equal to q enclosed upon epsilon, phi is equal to q enclosed upon epsilon। ठीक है, तो बस यहां से लिख दो, phi जीरो था, देखिए hence q enclosed is equal to zero, hence q enclosed equal to zero। तो लिख दीजिए, it is clear that whole of the charge resides on outer surface, it is clear that whole of the charge resides on outer surface, whole of the charge resides on outer surface, got it? ठीक है बच्चों, whole of the charge resides on outer surface हो गया। अब इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट में पता है क्या कहता है कि यही आप कंडक्टर कंसीडर करो, फिर से वही कैविटी कंसीडर करो। अब इस बार कैविटी के अंदर एक चार्ज रख दो स्मॉल क्यू, इसके ऊपर तो कैपिटल क्यू पहले से था, ये जो बी लिखा आपने, बी के पास चार्ज क्यू है, लेकिन ध्यान रहे ये इसे टच नहीं कर रहा, कंडक्टर को इंसुलेट करके रखा गया। तो ये कहता है कि ऐसा बताओ कि आउटर सरफेस पे चार्ज Q प्लस क्यू क्यों हो जाएगा, या ये शो करो कि आउटर सरफेस पे चार्ज Q प्लस क्यू हो जाए, ये बताना। इंडक्शन हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली। तो ना मुझे एक क्वेश्चन इसलिए हमेशा याद रहता है कि हमारे फिजिक्स के सर जब हमें पढ़ाते थे तो वो इस क्वेश्चन के बारे में कहते थे, देखो भाई बंदा होना चाहिए कंडक्टर जैसा, जो उसके अंदर हो वो बाहर दिखाई दे। तो कंडक्टर ऐसी चीज है, उसके अंदर कोई भी चार्ज रख दो वो आपको बाहर दिखाई देगा, सरफेस पे आ जाएगा। कारण क्या है, इंडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्लीज, इनर सरफेस पे इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव चार्ज है, दिस चार्ज विल बी -q, प्लस क्यू था ना, -q, और इस सरफेस पे बाहर का सारा तो नहीं बनाऊंगा, बस ऐसे शो कर देता हूं, ये बन जाएगा +q। सो आपको इतनी क्लैरिटी चाहिए, इंडक्शन टेक्स प्लेस मेकिंग
inner surface having a charge minus q and outer surface having charge plus, ठीक है। सो आउटर सरफेस पे नेट चार्ज कितना आ गया, q ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये वाला q यहां से आ गया, तो q प्लस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्या ये सब होने के बाद भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यस और नो? क्या ये इंडक्शन कंसीडर करने के बाद भी इस रीजन के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? बोलो भाई। परीक्षित कहाँ हो, कुछ बोल ही नहीं रहे आज। लवेश, परीक्षित, वसुधा, वंश, मलिक, सिया, सान्या, जपन, प्रभजोत, नंदेश। अरे भाई क्लास में पता तो चलना चाहिए कोई बैठा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी जीरो है। अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे अभी भी एक गॉसियन सरफेस बना हूं, तो देखो ध्यान से, उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज अब भी जीरो है, q माइनस q इक्वल टू जीरो। तो मैंने आपको बताया था स्टैटिक चार्जेस के केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो है। इस इंडक्शन ने तो वो किया, तो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस स्टिल इज जीरो, सो द फ्लक्स अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स वुड बी जीरो। क्या सबको समझ में आया, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि आपने वो डाउट भेजा था, आपने बोला ना डाउट है 29 क्वेश्चन, और ये Yes, sir. इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। इससे पहले एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। सभी लिखे अपनी कॉपी में, लिखे शाबाश। प्रॉब्ली आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, लिखे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड close to the surface of conductor, to find electric field close to the surface of conductor। आप ऐसे ही कुछ भी आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर बना लीजिए। कंडक्टर है ये, हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आप यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाए ऐसे करके, राइट, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, बहुत बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा बनाना है। इसने जो चार्ज, जो एरिया एनक्लोज किया है वो एरिया ds, तो बहुत ही छोटा सा एरिया ds एनक्लोज कर रहा है। अब देखो इसके क्लोज है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो जस्ट क्लोज है, बहुत ही क्लोज है, तो ऐसे करके शो बना दीजिए प्लीज। और सबसे इंपॉर्टेंट ये शो कीजिए कि सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अब आप लिख सकते हैं, राइट डाउन, consider a conductor having surface charge density sigma as shown in diagram। Consider a conductor having surface charge density sigma as shown in diagram। हो गया, ठीक है। अब लिख दीजिए, now consider a cylindrical Gaussian surface, now consider cylindrical Gaussian surface enclosing very small area ds, enclosing very small area ds। हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, या E is equal to जीरो इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर। और फिर लिख दीजिए नेक्स्ट लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड E is perpendicular to flat face of conductor, flat face of cylinder।
Electric field E is perpendicular to flat face of cylinder as shown in diagram. As shown in diagram. तो लिख दीजिए electric flux linked with Gaussian surface. Electric flux linked with Gaussian surface, that is EDS. क्योंकि सिलेंडर ने ds एरिया क्लोज किया तो सिलेंडर का एरिया भी कितना हो गया ds. ये जो फेस है इसका ds हो गया EDS. ठीक है, अब कोई बताए चार्ज एनक्लोज कितना होगा? 0. चार्ज एनक्लोज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, जो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया एनक्लोज कितना है? ds. तो चार्ज ऑन यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया गिव्स यू द चार्ज. सो सिग्मा इनटू ds. Yes, exactly, Sanya. Good. So charge enclosed becomes sigma into ds. That's it. So phi बन गया फ्लक्स EDS यहाँ पे आ गया. मैं इसे डार्क कर दूं आपको अच्छे से समझ आ जाए. मैं इस वाले एरिया की बात EDS चार्ज एनक्लोज. अब लिख दीजिए according to Gauss theorem phi is equal to q enclosed upon epsilon naught. Phi is equal to q enclosed upon epsilon naught. तो phi बन गया EDS और ये बन गया q enclosed है sigma ds upon epsilon naught. Sigma ds upon epsilon naught. So ds से ds cancel. Electric field becomes equal to sigma upon epsilon naught. Right? Sigma upon epsilon naught. तो ये आपको आना चाहिए, याद भी रहना चाहिए. कोई क्वेश्चन आ जाए तो कंडक्टर किसी भी शेप का हो, उसके सरफेस पर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो क्लोज टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द वे आउट. ठीक है बच्चों, तो आप अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा? देखो E वेक्टर, नेक्स्ट लाइन में लिख देना E वेक्टर इज इक्वल टू दिस इनटू n कैप. मैं बताया वो बस देखना ध्यान से. ये सब मैं एनसीईआरटी लेवल के ही करवा रहा हूँ, कुछ कॉम्पिटेटिव नहीं करवा रहा हूँ. ध्यान से देखते जाना. सिग्मा क्या है? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज ऑन यूनिट एरिया. हमने कितना एरिया कंसीडर किया? ds. तो चार्ज ऑन यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया एनक्लोज, दैट इज इक्वल टू चार्ज, दैट इज सिग्मा ds. ठीक है, दिस इज सिग्मा ds. यस सर. E is equal to this. तो याद रखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. डन है. अब फटाफट से लिखिए. अब एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करवा रहा हूं 29. एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 29. इसमें हमें एक स्फीयर कंसीडर करना है और उसमें एक छोटा सा होल करना है. अब होल करना बहुत छोटा सा पर आपको दिखाई दे, इसीलिए मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ. दिख रहा है आपको? जो चीज मैंने कट आउट करी है उसे मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं. जो चीज यहां से काट के हटा दी गई है वो ये है. तो काइंडली पे अटेंशन व्हाट द क्वेश्चन सेज. क्वेश्चन कहता है कि एक कंडक्टर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, स्फेरिकल कंडक्टर है. बोलो, उसमें आपने एक होल क्रिएट किया, बहुत ही मामूली साइज से पिन मार देते हैं ऐसा. तो आपको बताना है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. आपको शो करना है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप. n कैप क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल. ठीक है, ये क्वेश्चन. तो स्टेटमेंट लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, आप लिख लें एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 29. समझ ले मेरे साथ, बहुत जरूरी है. इस होल के अंदर हमें शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. वैसे टाइम हो गया, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिर्फ नेक्स्ट क्लास में पूरा लिखवा दूंगा.
क्योंकि फिर जो 11th वाले बच्चे वो एंटर होना शुरू हो जाएंगे। तो देखो प्लीज, हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं, अभी लिखना नहीं, सिर्फ समझते जाओ। ये जो मान लो कि ये मैंने एक ना ढक्कन बना दिया, रखता हूं तो बंद हो गया और उठा देता हूं तो फुल बन गया। तो जो ढक्कन वाला पार्ट है जिसे हटाता हूं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 मान रहा हूं, और ये जो बचा हुआ स्फीयर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान रहा हूं। तो आप जानते हैं कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो अगर मैं इस ढक्कन को रख दूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जानी चाहिए। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि इसकी फील्ड नीचे की तरफ E2 और इसकी फील्ड ऊपर की तरफ E1। वही ऑब्वियस है ना, सेम डायरेक्शन में होंगी तो 0 नहीं हो सकती। बचे हुए स्फीयर की फील्ड और इस ढक्कन की फील्ड ऑपोजिट होनी चाहिए, तो E1 शुड बी इक्वल टू E2। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होनी चाहिए और डायरेक्टेड ऑपोजिट होनी चाहिए। फिर हम कंसीडर करते हैं पॉइंट बाहर, जस्ट आउटसाइड। होल है ना, होल के जस्ट आउटसाइड, होल के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। कब? अगर ध्यान दें, अगर ये कैप आपने यहां से नहीं हटाई है, इन केस होल हैज नॉट बीन क्रिएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। तो बच्चों यहाँ पे दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, E1 प्लस E2। तो ठीक है, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। बट हम जानते हैं दोनों की मैग्नीट्यूड जितनी है, so twice of E1 will be equal to sigma upon epsilon naught n cap। तो E1 बन जाएगा sigma upon 2 epsilon naught n cap। ठीक है, तो जिसके समझ में आ जाए वो तो कर लेना जरूर, अदरवाइज मैं उस दिन आपको लिखवा दूंगा मंडे को जब क्लास करेंगे। इस वाले पार्ट जिसको कट आउट किया उसकी फील्ड को E2 मान लिया, बचे हुए पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान लिया। जस्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैव टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट जब ये होल नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होता है। ठीक है, अब ये पता लग गया कि होल के जस्ट आसपास कहीं देखोगे तो दोनों फील्ड्स मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, तो जस्ट आउटसाइड चलेंगे। तो कह सकते हैं इसमें हल्की सी असम्पशन है, जस्ट आउटसाइड गए तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन n कैप होनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है। अब दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है तो 2E1 कर दिया, उससे E1 सॉल्व करके आपने सिग्मा अपॉन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपको जिसको समझ में आ गया वो कंप्लीट कर लेना।